फिल्म की शुरुआत एक ट्रक से होती है जो एक बंद इलाके के पास पहुंचता है और आसपास के इलाके की सफाई कर रहे कुछ गार्ड उसे रोक लेते हैं। ड्राइवर उनमें से एक से पूछता है कि यहाँ क्या हो रहा है। गार्ड कहता है कि बायोटेक इलाके में एक छोटा सा रिसाव हुआ है, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ड्राइवर गाड़ी चलाता रहता है, लेकिन जब वह अपना बजता हुआ फोन उठाने की कोशिश करता है तो सड़क पर किसी चीज से टकरा जाता है। फिर वह ट्रक से उतरता है और सड़क पर एक मरा हुआ हिरण देखता है। हालांकि उसकी ट्रक को कोई नुकसान नहीं होता, इसलिए वह हिरण को सड़क पर ही छोड़कर वहां से चला जाता है। लेकिन कुछ ही देर बाद हिरण अचानक हिलने लगता है। इसके बाद एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम सियोक वू है और वह एक फंड मैनेजर है। वह फोन पर अपने क्लाइंट से कुछ शेयर बेचने की बात कर रहा है। फिर वह अपने दफ्तर के एक स्टाफ वाले को कॉल करता है, जबकि वह एक लोकल तालाब में अजीब तरह से मर रही मछलियों की खबरें देख रहा होता है और तुरंत ही उस स्टाफ वाले को उस संबंधित कंपनी के सारे शेयर बेच देने का आदेश देता है। थोड़ी देर बाद वह अपनी गाड़ी पार्क करता है और फोन पर अपनी पूर्व पत्नी के साथ अपनी बेटी सुअन को लेकर झगड़ा करता है। सुअन अपने जन्मदिन पर मां से मिलना चाहती थी, लेकिन स्योक वू मना कर देता है क्योंकि वह काम में व्यस्त है। वह घर पहुंचता है जहां उसकी मां उसके लिए दरवाजा खोलती है। जैसे ही वह अपनी बेटी के कमरे की तरफ बढ़ता है, वह देखता है कि सुअन फोन पर अपनी मां से बात कर रही है और कह रही है कि वह ट्रेन से अकेले जा सकती है। सुअन उसे सुन लेती है और फोन काट देती है। फिर स्योक वू सुअन के साथ बैठता है और उसे एक हफ्ते रुकने को कहता है। बोलता है कि वह उसे बुसान ले जाएगा। वह उसे एक एडवांस गिफ्ट देने की कोशिश करता है, लेकिन वह पिछले साल वाला ही गिफ्ट निकलता है। जब वह पूछता है कि उसे सच में क्या चाहिए, तो वह बस कहती है, मुझे मॉम से मिलना है, और यह भी जोड़ती है कि वह अकेले चली जाएगी ताकि वह स्योक वू समय बर्बाद न करे। जब स्योक वू कपड़े बदल रहा होता है, तो उसकी मां उसे अपनी पत्नी से दिल की बात करने के लिए कहती है, लेकिन वह उन्हें बताता है कि काम की वजह से यह उसके लिए बहुत जरूरी समय है। इस पर उसकी मां पलट कर कहती है कि यह सुअन की जिंदगी के लिए भी बहुत जरूरी समय है और उसे उस गाने के रिसाइटल की रिकॉर्डिंग वाला एक कैमरा देती है जिसे वह मिस कर चुका था। ये वीडियो देखने के बाद वह आखिरकार सुअन को बुसान ले जाने का फैसला कर लेता है। गाड़ी चलाते समय वह सुअन से गाने के रिसाइटल के बारे में बात करता है और उससे एक जीवन की सीख निकालने की कोशिश करता है। लेकिन तभी उनकी गाड़ी एक तेज रफ्तार एम्बुलेंस से टकराने से बाल बाल बचती है और उसकी अपनी ही जीवन की सीख बीच में ही रुक जाती है। वे रुकते हैं और सड़क पर तेज गति से भाग रहे गाड़ियों के एक समूह को देखते हैं। अचानक सुअन खिड़की से बाहर इशारा करती है और देखती है कि काला धुआं गिर रहा है और खिड़की पर एक बड़ी आग की चमक दिखाई देती है। शहर का उदास माहौल साफ तौर पर उन दोनों को असहज कर रहा होता है। स्टेशन पर बुसान के लिए ट्रेन चलने को तैयार हो गई। ट्रेन में चढ़ने वाले यात्रियों में ड्राइवर, एक बेसबॉल टीम और इनगिल और जोंगिल नाम की एक बुजुर्ग जोड़ी शामिल थी। बेसबॉल टीम का कोच सबको बैठने के लिए कहता है, लेकिन तभी उनकी चीयर लीडर अंदर आती है और हंसकर उनका हौसला बढ़ाती है। इनगिल जोंगिल को एक उबला हुआ अंडा देती है। ठीक उसी समय सियोक वू और उसकी बेटी ट्रेन में चढ़ते हैं। सियोक वू अपने एक स्टाफ वाले को फोन पर कुछ काम के बारे में बात करता है और उन्हें बताता है कि वह दोपहर के खाने से पहले वापस आ जाएगा। ट्रेन जैसे ही चलनी शुरू होती है, बुरी तरह घायल एक महिला आखिरी डिब्बे में घुस जाती है। ठीक उसी समय खिड़की के बाहर सुअन देखती है कि प्लेटफॉर्म पर एक स्टेशन अटेंडेंट एक आदमी पर हमला कर रहा है, लेकिन वह इस पर ध्यान नहीं देती। इस बीच यौन सूक ट्रेन के एक अटेंडेंट को बताता है कि कोई अजीब सा आदमी ट्रेन में चढ़ा है और वह काफी देर से बाथरूम में है। सुअन को उत्सुकता होती है और वह देखने जाती है कि क्या हो रहा है। वह आदमी बार बार कह रहा होता है कि सब मर चुके हैं, लेकिन ट्रेन अटेंडेंट उसकी बात समझ नहीं पाता और उसे बाथरूम से बाहर आने के लिए मनाने की कोशिश करता है। इसी बीच घायल लड़की ट्रेन में चलती है और बेहोश होकर गिर जाती है, पर कोई उसे नोटिस नहीं करता। सुअन बाथरूम जाना चाहती है, लेकिन वहां संग हवा से टकरा जाती है जो अपनी पत्नी के लिए दरवाजे पर खड़ा है। वह उसे अगले कंपार्टमेंट में जाने के लिए कहता है। एक महिला अटेंडेंट उस घायल लड़की को कांपते हुए देखती है
और तुरंत मेडिकल मदद के लिए कॉल करती है। सियोक वू का फोन बजता है और वह जाग जाता है। तभी उसे एहसास होता है कि सुअन वहां नहीं है। उसका असिस्टेंट उसे फोन पर बताता है कि पूरे देश में कुछ हो रहा है, लेकिन वह ठीक से सुन नहीं पाता। वह कॉल काटता है और अपनी बेटी को ढूंढने निकल जाता है। महिला अटेंडेंट बार बार अपने बॉस को फोन करती है, पर कोई जवाब नहीं आता। इसी बीच घायल लड़की खड़ी हो जाती है और लगता है कि वह पूरी तरह से बदल चुकी है। जब अटेंडेंट का फोन नहीं उठता तो उसका बॉस उसी डिब्बे की तरफ भागता है और सुअन एक टॉयलेट में घुस जाती है। वह लड़की अब महिला अटेंडेंट की पीठ पर है और उसकी गर्दन काट रही है। वे दोनों कंपार्टमेंट में घुसती हैं, जिससे यात्री डर जाते हैं। इसके बाद बेसबॉल टीम पर हमला होता है और महिला अटेंडेंट भी बदल जाती है। वहां जबरदस्त कैओस शुरू हो जाता है। चीफ अटेंडेंट पैसेंजर्स से भागने के लिए कहता है। इस बीच सियोक वू अपनी बेटी को ढूंढ रहा होता है, लेकिन उसे ढूंढने से पहले ही वह दूसरे डिब्बे में हो रही हलचल को देखता है। ये नजारा देखकर सियोक वू डर जाता है। सुअन भी चीखें सुनकर बाथरूम से बाहर आती है और अपने पिता के पीछे खड़ी दिखती है। वह उसे पकड़ता है और भागने लगता है, क्योंकि जोम्बियों का एक ढेर उनका पीछा कर रहा होता है। सांग हुआ को कुछ गड़बड़ होने का एहसास होता है और वह अपनी गर्भवती पत्नी सियोंग क्योंग को जल्दी करने के लिए कहता है। उनके ठीक सामने एक झोंबी एक महिला को काट लेता है और सियोंग क्योंग के कहने पर वह मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन उस पर हमला हो जाता है। सियोक वू भागकर अगले डिब्बे में चला जाता है, जबकि संघवा उस झोंबी को बाथरूम में बंद कर देता है। वह अपनी पत्नी को भागने के लिए कहता है, लेकिन जल्द ही दूसरे झोंबी आ जाते हैं। सियोक वू दरवाजे पर पहुंचता है, लेकिन सियोंग क्योंग के चेहरे के सामने ही उसे बंद कर देता है। इस बीच सैंग हुआ किसी तरह एक झोंबी से लड़कर दरवाजे को चीजों के अंदर आने से पहले बंद करके डिब्बे में घुस जाता है। सियोक वू यह नोटिस करता है और बताता है कि झोंबियों को दरवाजा खोलना नहीं आता, और वह संग हुआ से कहता है कि दरवाजे को छोड़ दे। वह यह भी समझ जाता है और कहता है कि वे तभी हमला करते हैं जब वे सामान्य लोगों को देखते हैं। इसलिए सियोंग क्योंग दरवाजे को कवर कर देती है, जिससे झोंबी शांत हो जाते हैं। दूसरे डिब्बे में पैसेंजर्स अभी भी टीवी पर यह सब होते देख रहे हैं। तभी दूसरे डिब्बों के लोग भागकर इस डिब्बे की तरफ आते हैं। कंडक्टर अनाउंस करता है कि वे अगले स्टेशन में नहीं रुकेंगे। इस पर यौन सुक इंटरकॉम पर उससे बात करता है और पूछता है कि क्या उसे पता भी है कि बाहर क्या हो रहा है। कंडक्टर कहता है कि कंट्रोल ऑफिस से आदेश आया है। सियोक वू को उसकी मां का फोन आता है, क्योंकि वह उनके लिए चिंतित है। वह उसे अपनी बेटी का ध्यान रखने के लिए कहती है। सियोक वू अजीब आवाजें सुनकर समझ जाता है कि क्या हुआ है, और जिस स्टेशन से वे गुजर रहे होते हैं वहां के लोग मदद मांगते हुए खिड़कियों पर टकराना शुरू कर देते हैं, जबकि झोंबी उन पर हमला करके उन्हें खा रहे होते हैं। बाद में सरकार द्वारा की गई एक पब्लिक अनाउंसमेंट लोगों को सूचित करती है कि कई बड़े शहरों में हिंसक लड़ाइयां छिड़ गई हैं, जिसके परिणाम स्वरूप कई मौतें हुई हैं। सरकार ने कई बड़े एरियाज को बंद कर दिया है। तब ट्रेन के लोग फोन चेक करते हैं और लोगों पर हो रहे हमलों के वीडियो देखते हैं। यह अनाउंसमेंट जारी रहती है, जिसमें लोगों को सूचित किया जाता है कि एक गंभीर संकट की स्थिति घोषित कर दी गई है। सरकार कहती है कि लोगों को झूठी खबरों पर भरोसा नहीं करना चाहिए और शांत रहकर घर पर रहना चाहिए, जबकि शहर जल रहे होते हैं। ट्रेन में मौजूद लोगों ने दरवाजे को बंद कर दिया है और दूसरी दिशा में जाना शुरू कर दिया है। सुअन अपने पिता को बताती है कि उसकी मां का फोन काम नहीं कर रहा है, तो वह उसे बैठा देता है और खुद कॉल करने की कोशिश करता है। इनगिल जोंगिल को अपनी बगल वाली सीट पर बैठने के लिए कहती है, इसलिए लड़की अपनी सीट इनगिल को दे देती है। सांग हुआ पिता और बच्चे को आते हुए देखता है। उसे अब भी गुस्सा आता है कि उसने पहले उनके सामने दरवाजा बंद कर दिया था। सियोक वो अपनी बेटी को एक बुजुर्ग महिला को अपनी सीट देने के लिए डांटता है और गुस्से में उसे कहता है कि उसे पहले अपनी जान बचाने पर ध्यान देना चाहिए। कंडक्टर की एक और अनाउंसमेंट आती है, जिसमें उन्हें सूचित किया जाता है कि वे एक स्टेशन पर रुकेंगे, जहां उनकी सुरक्षित करने के लिए आर्मी भेजी गई है। इस बीच सियोक वू यौन सुक को फोन पर यह बात करते सुनता है कि कौन से शहर सुरक्षित हैं। वह अपनी बेटी को वहीं रहने के लिए कहता है और फोन करने के लिए दूसरे डिब्बे में जाता है। सांग हुआ सुआन से उसके पिता के बारे में पूछता है, और जब वह बताती है कि उसके पिता एक फंड मैनेजर हैं, तो सांग हुआ कहता है कि वह एक ब्लड सकर वाला है। बच्ची भी मान जाती है और सांग हुआ की पत्नी सियोंग क्योंग सुआन का मूड ठीक करने के लिए उसे कुछ कैंडी देती है। फिर वह उसे अपने बच्चे को हाय कहने और उसके पेट को छूने के लिए कहती है, जिससे सुआन को अपने पेट में हलचल महसूस होती है।
सियोक वू एक दोस्त को फोन करता है जो सुरक्षित जगह पर भागने में उनकी मदद कर सकता है। उसका दोस्त उससे उस शहर के बारे में पूछता है जहां वे रुकेंगे और सियोक वू को बताता है कि उनके पहुंचते ही वह अपने आदमी भेजेगा। जब सियोक वू उसे बताता है कि उसकी बेटी उसके साथ है और अगर वह उन दोनों की मदद करता है तो वह उस पर एक फेवर करेगा, तो दोस्त उसे मेन स्क्वायर पर नहीं बल्कि ईस्ट स्क्वायर पर जाने के लिए कहता है। सियोक वू डिब्बे में एक होमलेस मैन को देखता है और वो उसको इग्नोर कर देता है। थोड़ी देर बाद ट्रेन उस स्टेशन पर पहुंचती है जहां सेना इंतजार कर रही होनी चाहिए, लेकिन वहां कोई नहीं होता। यौन सुख पहले उतरने की जिद करता है और बाकी सभी, जिनमें सियोक वू और उसकी बेटी भी शामिल हैं, उतर जाते हैं। बेसबॉल टीम के बच्चे भी बेसबॉल के बल्ले लेकर ट्रेन से उतरते हैं। एक अटेंडेंट कंडक्टर को जॉम्बी वाली गाड़ी दिखाने ले जाता है। इसी बीच यौन सुख उनसे मिलता है और बताता है कि बुसान आखिरी सुरक्षित शहर है जो खुला रह गया है। वह कंडक्टर से जॉम्बी वाली गाड़ी को खोलने के लिए कहता है, जो नहीं किया जा सकता। कंडक्टर भी इस बात पर सहमत होता है कि उन्हें तुरंत बुसान जाना चाहिए। इस बीच उतरे हुए पैसेंजर्स खाली स्टेशन से गुजर रहे हैं। सियोक वू और सुअन ईस्ट स्क्वायर की ओर जाने के लिए एक बंद जगह में प्रवेश करते हैं। होमलेस मैन भी उनका पीछा करता है क्योंकि उसने सियोक वू का फोन कॉल सुना था और उनके साथ भाग जाना चाहता है। सुआन दूसरों को बताना चाहती है, लेकिन उसके पिता उसे ऐसा करने नहीं देते, जिससे वह उदास हो जाती है। बाकी यात्री एस्केलेटर से नीचे जा रहे होते हैं। तभी सांगह्वा स्टेशन के बारे में कुछ अजीब नोटिस करता है। ठीक उसी समय सियोक वू और सुअन जिस हॉलवे के अंत में खड़े हैं, वहां एक आदमी दिखाई देता है, इसलिए होमलेस मैन उसके पीछे भागता है। सियोक वू सुअन को वहीं रुकने को कहता है और वह भी उनके पीछे जाता है। इस बीच यात्री एस्केलेटर के नीचे पहुंचते हैं और पाते हैं कि सेना भी पूरी तरह से जॉम्बी में बदल गई है और यात्रियों पर हमला करना शुरू कर देती है। सांगह्वा समय रहते ये सब होता देख लेता है और अपनी पत्नी को सीढ़ियों पर चढ़ा देता है ताकि वे बच सकें। सियोक वू को उसके दोस्त का फोन आता है जो कहता है कि वह अपने आदमियों से संपर्क नहीं कर पा रहा है। तभी जॉम्बी का एक समूह उसके सामने प्रकट होता है और एक मिलिट्री स्टाफ मेंबर पर हमला करना शुरू कर देता है। स्टाफ मेंबर पर जॉम्बी हमला करते हैं और उसे खा जाते हैं। सियोक वू सुअन की ओर दौड़ता है जिसे जॉम्बी लगभग खा ही जाते हैं, लेकिन संघवा उसे बचा लेता है। सियोंग क्योंग उसे पकड़ लेता है और वे सब एक साथ भाग जाते हैं। बेसबॉल टीम दरवाजे पर इंतजार कर रही है और उनके अंदर आते ही उसे बंद कर देती है। सियोक वू एक जॉम्बी को दूर धकेलने की कोशिश करता है, लेकिन होमलेस मैन उसकी मदद करता है और दोनों दौड़कर दरवाजे की तरफ जाते हैं, जहां संघवा उन्हें देख लेता है और दरवाजा खोल देता है। फिर वे सब मिलकर दरवाजा बंद करते हैं और उसे बंद करने की कोशिश करते हैं। सियोंग कियोंग, जो सुएन के साथ ट्रेन तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है, देखता है कि कुछ यात्रियों पर लाशों द्वारा हमला किया जा रहा है, लेकिन वे फिर भी सीढ़ियों से ऊपर भागते हैं। अचानक सीढ़ी पर मौजूद लाशें खिड़कियां तोड़ देती हैं और ट्रेनों पर गिर जाती हैं, जहां एक लाश जोंग गिल पर गिरती है, लेकिन खुशकिस्मती से कुछ नहीं होता। स्योंग क्योंग और सुअन इन गिल को दूसरे रास्ते से ले जाती है, जबकि झोंबी उनका पीछा करता है। जोंग गिल को एक अटेंडेंट और चेयर लीडर बचा लेते हैं और वे ठीक समय पर ट्रेन में घुस जाते हैं। इन गिल, सुअन और स्योंग क्योंग दूसरे डिब्बे में घुस जाते हैं और जोम्बियों के उन तक पहुंचने से पहले होमलेस मैन को भी अंदर ले लेते हैं। इस बीच जॉम्बी ट्रेन को सराउंड कर देते हैं, इसलिए यौन सुक अटेंडेंट से कहता है कि अगर जिंदा रहना है तो उन्हें वहां से निकल जाना होगा। इस बीच संघवा आखिरकार दरवाजा बंद कर देता है। चलती ट्रेन तक पहुंचने की कोशिश करते समय जॉम्बी ने 2 बेसबॉल खिलाड़ियों को पकड़ लिया, जिसे देखकर दूसरा खिलाड़ी जम जाता है, लेकिन स्योकवू उसे उठाता है और भागता है। फिर जल्दी से ट्रेन के अंदर पहुंच जाता है, लेकिन सांघवा पीछे रह जाता है और स्योकवू उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन एक जॉम्बी उसे पकड़ने की कोशिश करता है, जहां सांघवा एक छड़ी उठाता है और उन्हें मार देता है। इस बीच कंडक्टर कंट्रोल ऑफिस को फोन करके पूछता है कि क्या बुसान जाने वाला रास्ता खुला है। सियोंग क्यों और बाकी लोग 2 जॉम्बी कारों के बीच फंस जाते हैं। सियोंग क्यों को एक बाथरूम दिखाई देता है और वह बाकी लोगों को अपने साथ आने के लिए बुलाती है। सभी लोग अंदर भागते हैं और जैसे ही सियोंग क्योंग अंदर कदम रखती है, एक जॉम्बी उसे देख लेता है और उसकी ओर दौड़ता है। वे दरवाजा पकड़ने की कोशिश करते हैं और बाकी जॉम्बी भी उनकी ओर दौड़ पड़ते हैं। बाद में कंडक्टर घोषणा करता है कि वे सीधे बुसान के लिए रवाना होंगे। चीयर लीडर को खोए हुए बेसबॉल खिलाड़ी का फोन आता है और वह कहता है कि वह सुरक्षित है, लेकिन सूचित करता है कि कोई और जिंदा नहीं बचा। ठीक उसी समय स्योकवू अपनी बेटी से संपर्क करने की कोशिश कर रहा होता है। तभी अचानक वह संघहुआ को अपनी पत्नी से अपने फोन पर बात करते सुनता है। वह उसे बताती है कि वे कंपार्टमेंट 13 के एक बाथरूम में फंसे हुए हैं। बेसबॉल खिलाड़ी उन्हें बताता है कि बाकी लोग कार 15 में हैं। सियोकवू, संघहुआ और बेसबॉल खिलाड़ी बचे हुए लोगों को बचाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जो लोग जिंदा बचे थे, जिनमें अब
संघवा, बेसबॉल खिलाड़ी, होमलेस मैन और एल्डरली सिस्टर्स शामिल थीं। उन्हें पता था कि वे फंस चुके हैं। उनका लक्ष्य स्पष्ट हो गया, अपनी सुरक्षा के लिए आगे के इंजन तक पहुंचने के लिए झोंबी से भरे कई कारों को पार करना। इसी बीच में स्योक वू, संघवा और बेसबॉल खिलाड़ी झोंबियों को देखते ही उन पर अपना सामूहिक हमला शुरू करते हैं और वे तीनों लड़ना शुरू कर देते हैं। संघवा अपने खाली हाथों से झोंबियों को मारना शुरू कर देता है और साउक वू किनारे से उसकी मदद करता है। बेसबॉल खिलाड़ी अपने बैट को हथियार के रूप में इस्तेमाल करता है और वे एक अजेय टीम की तरह लड़ते हैं और अगले डिब्बे में जाते हैं जो झोंबी बेसबॉल खिलाड़ियों से भरा होता है। ये देखकर बेसबॉल खिलाड़ी जम जाता है। संघवा उसे धक्का देकर हटाता है और झोंबियों से लड़ता है। स्योक वू उनका एक बैट ढूंढ लेता है और उन्हें दूर करने की कोशिश करता है। संघवा और स्योक वू बेसबॉल ज़ॉम्बियों से लड़ते हुए फंस जाते हैं और यंग गुक कुछ नहीं कर पाता। अचानक वे दूसरी टनल से गुजरते हैं और ज़ॉम्बी अजीब तरह से व्यवहार करने लगते हैं। इसलिए वे सुरंगों से गुजरते समय होने वाले अंधेरे का फायदा उठाने की योजना बनाते हैं और टनल पार होने तक इंतजार करने का फैसला करते हैं। सियोक वू बैट से शोर करता है जिसका झोंबी पीछा करते हैं और इस तरह वे भागने में सफल हो जाते हैं। आगे बढ़ते हुए वे डिब्बों के बीच में आराम करते हैं जहां सियोक वू को एक विचार आता है कि ट्रेन के सुरंग से गुजरने पर वे अपने फोनों को फेक टारगेट्स के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। वे अंधेरे में डिब्बे में घुसते हैं जब झोंबी उन्हें देख नहीं पाते हैं और सियोक वू संग हुआ का फोन डिब्बे के पीछे फेंक देता है। वह उस पर कॉल करता है और झोंबी उस तरफ तेजी से भागते हैं जिससे वे बिना लड़े भाग निकलते हैं। आखिरकार वे टॉयलेट तक पहुंचते हैं और सभी एक दूसरे को देखकर खुश होते हैं, लेकिन सुरंग खत्म हो चुकी होती है। बेसबॉल खिलाड़ी को दूसरा टॉयलेट मिलता है और वे तीनों उसमें घुस जाते हैं। जैसे ही ट्रेन एक सुरंग में पहुंचती है, सब टॉयलेट से बाहर निकल आते हैं, लेकिन अब उन्हें यह पता लगाना होगा कि ज़ॉम्बियों से आगे कैसे निकलना है। हर कोई बैग रखने वाले एरिया से रेंग कर आगे बढ़ता है। सियोक वू ज़ॉम्बियों का ध्यान भटकाता है और वे डिब्बे में नीचे उतर जाते हैं। फिर वे अगले डिब्बे में बढ़ते हैं, लेकिन होमलेस मैन गिर जाता है, इसलिए सियोक वू उसकी मदद के लिए जाता है। जब ट्रेन सुरंग से गुजरती है तो वे दोनों उस डिब्बे में पीछे छूट जाते हैं। सियोक वू भागने के लिए गिनती शुरू करता है, लेकिन होमलेस मैन एक सोडा के कैन पर पैर रख देता है और ज़ॉम्बियों का ध्यान अपनी ओर खींच लेता है। वे फिर भी दरवाजे से निकल जाते हैं, लेकिन सेंग हुआ को दरवाजा पकड़े रहना पड़ता है क्योंकि एक ज़ॉम्बी उसमें फंस जाता है। बेसबॉल खिलाड़ी दूसरे डिब्बे में चीयर लीडर को फोन करता है क्योंकि दरवाजा लॉक था, लेकिन कंपार्टमेंट 15 के पैसेंजर्स ने दरवाजा अपनी तरफ से बंद कर रखा है और लड़की को उन्हें बाहर वालों को कुछ भी बताने से रोकते हैं। इस बीच सियोक वू संग हुआ की मदद के लिए जाता है, जबकि बेसबॉल खिलाड़ी दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता है। वे आखिरकार दूसरे कार का दरवाजा तोड़ देते हैं और बेसबॉल खिलाड़ी अंदर आने की कोशिश करता है, लेकिन यॉन सुक दरवाजा रोके रखता है। जैसे ही दूसरे यात्री भी दरवाजा पकड़ने की कोशिश करते हैं, जोंग गिल और चीयरलीडर अंदर से उनसे लड़ते हैं। स्योंग क्योंग अपने पति की ओर चलने लगती है, लेकिन वह उसे दूर रहने के लिए कहता है। फिर सियोक वू से कहता है कि वह उसे लेकर वहां से चला जाए क्योंकि उसे एक ज़ॉम्बी ने काट लिया है। संग हुआ सियोक वू से अपनी पत्नी का ध्यान रखने के लिए कहता है और सियोक वू माफी मांगता है। संग हुआ बिना लड़े हार नहीं मानता और ज़ॉम्बियों को दूर रखता है। बाकी लोग दरवाजा खोलकर अंदर आ जाते हैं। सियोक वू अपनी बेटी और स्योंग क्योंग को पकड़ लेता है, लेकिन इन गिल को समय पर नहीं बचा पाता। वह दरवाजा बंद करता है और तुरंत यॉन सुक पर हमला करता है, उसे कमीना कहता है। यॉन सुक कहता है कि सियोक वू इन्फेक्टेड है और अटेंडेंट उन्हें बाहर निकलने के लिए कहता है। सभी यात्री भी उन्हें बाहर निकलने के लिए कहते हैं, इसीलिए वे उन्हें वेस्टिब्यूल में ले जाते हैं और यात्री उन्हें वेस्टिब्यूल के अंदर बंद कर देते हैं। चोंगेल दरवाजे के दूसरी तरफ अपनी झोंबी बहन को देखती है और इससे पहले कि कोई उसे रोक पाता, वह दरवाजा खोल देती है। कंपार्टमेंट 15 के यात्रियों पर ज़ॉम्बियों का हमला होता है। थोड़ी देर बाद सियोक वू आखिरकार अपनी बेटी से बात करता है। वह कहता है कि वह उसके जन्मदिन पर उसे उसकी मां के पास ले जाएगा। इस बीच ट्रेन रुक जाती है क्योंकि ट्रैक ब्लॉक हो चुका था। कंडक्टर अनाउंस करता है कि वह बचे हुए लोगों को बुसान तक पहुंचाने के लिए दूसरी ट्रेन ढूंढेगा। यॉनसूक और अटेंडेंट ज़ॉम्बी के हमले से बच जाते हैं। बाद में सियोक वू बाकी लोगों से कहता है कि उन्हें आगे बढ़ना होगा और बुसान तक पहुंचने का रास्ता खोजना होगा। इस बीच कंडक्टर दूसरी ट्रेन की तलाश करता रहता है। उसे एक खाली ट्रेन मिलती है और वह उसे चलाना शुरू करता है, लेकिन हम देखते हैं कि यॉनसूक और अटेंडेंट टॉयलेट में फंस जाते हैं। वह अटेंडेंट से पहले जाने के लिए कहता है और भागने के लिए उसे ज़ॉम्बियों की तरफ धक्का दे देता है। इसी बीच एक जलती हुई ट्रेन उस पटरी पर भागती हुई आती है जहां बचे हुए लोग हैं और उन्हें अलग कर देती है। बेसबॉल खिलाड़ी चीयर लीडर को एक ट्रेन में ले जाता है और जब वह दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता है, तभी यॉन सॉक अंदर घुसता है, लड़की को एक ज़ॉम्बी की तरफ फेंक देता है और बेसबॉल खिलाड़ी को ज़ॉम्बी से लड़ने के लिए छोड़ देता है। लड़की उसकी बाहों में ही ज़ॉम्बी में बदलने लगती है और फिर बेसबॉल खिलाड़ी को काट लेती है। इस बीच सुवन सियोक वू को जगाती है। वे दोनों सियोंग क्योंग और होमलेस मैन एक ज़ॉम्बी कार के नीचे फंसे हैं। ट्रेन का डिब्बा टूटता रहता है, लेकिन सियोक वू बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लेता है। जैसे ही वह दूसरों को बाहर खींचने के लिए मुड़ता है,
वह छेद धीरे-धीरे ढहने लगता है। ज़ॉम्बी ट्रेन के डिब्बे की खिड़कियां तोड़कर अंदर घुसते हैं और होमलेस मैन उन्हें तक पहुंचने से ज़ॉम्बियों को रोकने की कोशिश करता है। सियोक वू उस छेद को फिर से खोलता है और वे दोनों बाहर निकल जाते हैं, होमलेस मैन को वहीं छोड़कर। सेओंग क्योंग, सियोक वू और बच्ची ज़ॉम्बियों से दूर भागते हैं और चलती हुई ट्रेन का पीछा करते हैं। स्टेशन के सभी ज़ॉम्बी ट्रेन की ओर भागते हैं, एक दूसरे के ऊपर ढेर होते जाते हैं। सेओंग क्योंग, सियोक वू और बच्ची ट्रेन पर चढ़ जाते हैं। तीनों ड्राइवर को ढूंढते हैं, लेकिन सामने वाले ऑफिस में उन्हें आधा बदला हुआ ज़ॉम्बी यॉन सूक मिलता है। यॉन सूक दरवाजा खोलने में सफल हो जाता है। सियोक वू उसे बताता है कि वह इन्फेक्टेड है, लेकिन वह उन पर हमला करना शुरू कर देता है। सियोक वू उससे लड़ता है और यॉन सुक को पकड़ता है, लेकिन यॉन सुक उसे काट लेता है। सियोक वू खुद को ट्रेन पर बांध लेता है, फिर उस आदमी को नीचे फेंक देता है। उसे एहसास होता है कि उसे काट लिया गया था, इसीलिए ज़ॉम्बी में बदलने से पहले वह उन दोनों को सामने वाले ऑफिस के अंदर ले जाता है और उन्हें बताता है कि ब्रेक कहाँ है और बुसन जाओ जहाँ वे सुरक्षित हैं। सुवन उसे जाने नहीं दे सकती, लेकिन ज़ॉम्बी में बदलने से पहले वह उसकी पकड़ से खुद को आज़ाद करता है और रोती चीखती लड़की को पीछे छोड़कर सामने वाले ऑफिस से बाहर चला जाता है। जैसे ही वह ज़ॉम्बी में बदलने लगता है, उसे वह दिन याद आता है जब सुवन का जन्म हुआ था। फिर वह ट्रेन कार से कूद जाता है। बाद में सेओंग क्योंग और सुवन ट्रेन को रोकती है और वहां से निकल जाती हैं, क्योंकि पटरी पर ब्लॉक है। वे पैदल ही आगे बढ़ती हैं और दोनों एक अंधेरी सुरंग में घुसती हैं। दूसरी तरफ सेना मौजूद है। सैनिकों को पता चला कि वे मानव बचे हुए हैं और वे उनकी मदद के लिए तेजी से दौड़ पड़े। आइए तो दोस्तों, यह था हमारा मूवी रिकैप। ऐसी और मूवी रिकैप्स के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।